मन सीप का तू मोती। ये शादी नहीं हो सकती। क्या? मैंने कहा ये शादी नहीं होगी। अरे भाई हाथ दो, अंगूठी पहनाऊं मैं। हमें ये रिश्ता कबूल नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। कैसी हैं आप? भाभी घर में सब कुछ ठीक तो है ना? इतने दिनों से कोई राब्ता नहीं किया किसी ने? क्या मतलब? ये क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? अब्बा जानते हैं सबके बारे में? मैं देखता हूं। आप फिक्र ना करें भाभी, आपको वापस आना पड़ेगा। मैं लाऊंगा आपको वापस। सुबहान है मेरे अपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो जानते हैं अदन मेरे लिए क्या है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। कहते हैं हुस्न उसको, तारीफ जिसकी तू है, मन सीप का तू मोती, तजवीज दिल की तू है। सुबहान है वो खालिक, तख्लीक जिसकी तू है। आखिर हुआ क्या है? लो, ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, ये पूछो कि क्या नहीं हुआ है। अरे मुझे तो लगता है कि तुम दोनों भाई मुझे इतना जलील करवाओगे कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और अब्बा, मैं आपको बता रही हूँ, अब्बा अगर आपने हवेली में कदम रखा या उस नवाबजादे से दोबारा ताल्लुक रखने की कोशिश की तो सारी जिंदगी में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, इस घर में कदम नहीं रखूंगी और भूल जाऊंगी कि मेरा भी कोई मैका था। कुछ मुझे भी तो पता चले कि हुआ क्या है। अब आप बताएं क्या हुआ है। अरे इनसे क्या पूछ रहे हो, मुझसे पूछो। ये तो हवेली की औरतों की तारीफें करते आए हैं, हमेशा से यही कहते आए हैं कि वो बहुत नेक हैं, बाइखलाक हैं, सलीकामंद हैं। जमाने में ऐसी लड़कियां कहाँ होती हैं? नवाब साहब ने उन 7 पर्दों की तह में छुपा के रखा हुआ है। उन्हें तो जमाने की हवा ने छुआ तक नहीं, और उसमें भी उनकी जबान इतनी लंबी। तौबा तौबा, बेहया, बेशरम। बस करो शाइस्ता। बस करूं? क्यों बस करूं? मेरे सीने में आग भड़क रही है। मैं तो उस नवाब का वही ऐसा तमाशा बनाती और उससे पूछती कि क्या तूने अपनी बेटियों की ये तरबियत की है जिनकी तरबियत में तुझे बड़ा मान है? बदतमीज, बेहया, बेशरम कहीं की ना हो तो। मैंने कहा ना बस करो, खामोश हो जाओ। क्या हुआ अब्बा? कोई झगड़ा हुआ वहाँ पे, या हमारी भेजी हुई चीजें उन्हें पसंद नहीं आई? लो, ये चीजों को रो रहा है। अरे भाई, उस नाम की नवाबजादी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो शादी नहीं करेगी। क्या ये सच है अब्बा? हाँ सच है। लेकिन क्यों? उस नवाबजादी ने बहुत बेइज्जती की है, वैसे कभी माफ नहीं करूंगी। देख लूंगी उसे भी। इतना हौसला कहाँ से आ गया दुर्योधन? हम नहीं जानते, बस आ गया। हम भी तो आखिर नवाब वकार अहमद की पोती हैं। बेइज्जती, वो भी उस खुद सर औरत के हाथों, हमें बिल्कुल गवारा नहीं। पता नहीं ये हौसला हमें कहां से मिला। शायद उसकी बात करने का अंदाज हमें उकसा रहा था। वो बोल रही थी और हमारे बीमार, बेबस, मजबूर दादा जान सर झुकाए हमारी खातिर सब सुन रहे थे।
ये हम कैसे गवारा करते हैं। तो और क्या, वो औरत भी तो इतना इतरा रही थी। बहुत अच्छा किया दुर्योधन ने, बहुत अच्छा। मगर नवाब साहब की परेशानी तो वैसी की वैसी रही। इस तरह तो इस फिक्र से वो बीमार हो जाएंगे। मास्टर साहब शहर से बाहर हैं, वो आ जाएं तो हम उन्हें कहेंगे कि दादा जान को समझाएं। यही नहीं, और भी बहुत कुछ समझाने के लिए है, और ये काम सिर्फ मास्टर साहब ही कर सकते हैं। हम अम्मा मियाँ को देखकर आते हैं। अम्मा मियाँ कहाँ हैं? अपने कमरे में अंधेरा किए सोए हुए हैं। या अल्लाह, हमारे अब्बा मियाँ को ठीक करते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे खुशी हुई। से बोले जा रही थी वो। अनवर, अनवर, जमीला घर से चली गई और तुमने उसे रोका भी नहीं। देखे तो जरा, इस औरत में भी हिम्मत आ गई है। आंखें दिखाती और घर छोड़ के चली गई। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उसे चुटिया से पकड़ के लेकर आऊंगी। वो नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? मैं उसे लेने के लिए जाऊंगी। अब किसी गलत फहमी में मत रहना शाइस्ता। वो तुम्हारी कड़वी कसेली बातें सिर्फ इसलिए हंसकर सह लेती थी कि वो अपना घर बसा देखना चाहती थी। वो अपने शौहर की आंखों में अपने लिए गिला नहीं देखना चाहती थी। ना वो घर रहा, ना वो शौहर और ना वो मान। उसके पास खोने के लिए तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर भला वो तुम्हारी भली बुरी बातें क्यों सुनेगी? शाइस्ता, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी जिद ने कैसे मेरे दोनों बेटों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। वाह अब्बा वाह, आपके बेटे। और मैं कौन हूं? ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए करती हूं। वैसे नेकी का तो जमाना ही नहीं है। हमेशा मैंने इस घर का अच्छा ही सोचा है, लेकिन मेरी दी हुई कुर्बानी का किसी को एहसास तक नहीं। ठीक है, नहीं तो ना सही। मेरा ही दिमाग खराब है जो मैं अपना घर छोड़कर आप लोगों की परेशानी में घुलती रही हूं। जा रही हूं मैं ये घर छोड़कर, अब कभी भी नहीं आऊंगी। जहां मेरा एहसास नहीं तो मुझे भी किसी का कोई एहसास नहीं है। जा रही हूं मैं। खस कम जहां पाक। अब्बा मियाँ, उठिए ना। आपकी यूं मायूसी हमारी उम्मीदों का गला घोंटती है। दुर्योधन नादान तो हो सकती हैं, लेकिन नाफरमान नहीं, और ना ही गुस्ताख। उन्होंने जो कुछ किया है आपकी मोहब्बत में किया है। वो आपकी और अपने खानदान की बेइज्जती उस औरत के हाथों बर्दाश्त नहीं कर सकी और कह गई जो। अब हमारी बात फाखरा से करवाइए। फोन मिलाएं उनको, हम बात करना चाहते हैं उनसे। फाखरा सही कहती थी, हमने तुम दोनों को जमाने के साथ चलना नहीं सिखाया। घर की इस चार दीवारी में कैदी बनाकर तुम दोनों को कैद रखा है, और अब हमें ये फिक्र सताई जा रही है कि जमाना तुम दोनों के साथ क्या सलूक करेगा। तुम हालात का मुकाबला कैसे करोगे? क्या बनेगा तुम दोनों का? क्या बनेगा, क्या बनेगा? खुदाया, हमारी समझ में कुछ नहीं आ।
मैंने फाखरा आपा को अभी तक कुछ नहीं बताया। मुझे उन्हें बताना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? आपा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपा आपको कुछ बताना था। हाँ हाँ बोलो। आपा यहाँ तो एक तूफान आते आते थम गया। बस यूं कहिए कि उसका रुख मोड़ दिया गया, और वो भी अदन ने। अब्बा मियाँ दुर्योधन का रिश्ता तय करने वाले थे, और वो भी बिलाल के बड़े भाई से। कब और क्यों? वो तो शादीशुदा है। जी आपा, उसकी औलाद नहीं थी। वो लोग उसकी दूसरी शादी करना चाह रहे थे। बिलाल की बहन शाइस्ता ने इस रिश्ते की पेशकश की थी, और अब्बा मियाँ मान गए। ओह माय गॉड। लेकिन आपा दुर्योधन नहीं मानी। वो लोग दुर्योधन को अंगूठी पहनाने आए, और दुर्योधन ने हाथ बढ़ाकर हाथ पीछे कर लिया और मना कर दिया अंगूठी पहनने से। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। यही तो मैं चाहती थी। देखना ज़ेब, अब यही लड़की तुम्हारे नसीब का रास्ता भी खोलेगी। कहाँ है दुर्योधन? दुर्योधन अपने कमरे में है, पढ़ रही है। ये तो बहुत अच्छा है। बस मैं अगले हफ्ते आ रही हूँ। जी आपा, आपका बहुत इंतजार है। बल्कि अब्बा मियाँ भी आपको बहुत याद करते हैं। अब्बा मियाँ को बता देना कि मैं आ रही हूँ। अब तुम दुर्योधन के कमरे में फोन ले जाओ, मैं 10 मिनट में फोन करती हूँ। मुझे उससे बात करनी है। जी आपा। अभी तक जाग रहे हैं? जी हम पढ़ रहे थे पप्पू। आप क्यों जाग रही हैं? दादा बा तो ठीक है ना? बहुत परेशान है। वो फाखरा आपा से बात करना चाहते हैं, हम दोनों के हवाले से। क्या बात करना चाहते हैं? ये तो पता नहीं, वो जब बात करेंगे तो पता चलेगा। फिलहाल फाखरा आपा आपसे बात करना चाहती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। जी पप्पू कहिए। जी पप्पू याद है, बहुत प्यारी थी, और पप्पू के साथ तो बहुत ही मानूस हो गई थी। सच पप्पू, इतनी बड़ी खुशखबरी, और आप हमें अब बता रही हैं। जी पप्पू, हम बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे? बताती हूँ। आपने तो हमें नहीं बताया था। हॉस्पिटल में पूछ भी रहे थे आपसे। लेकिन एक बात का ख्याल मेरे दिल में बार बार आ रहा है। कैसा ख्याल? यही कि बिलाल ने उन सबको ये करने से रोका क्यों नहीं? उसने ये बर्दाश्त कैसे कर लिया कि उसके बड़े भाई का रिश्ता तुम्हारे लिए आए? उसकी बात तय हो चुकी है, और लगता है उसने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। दुर्योधन जिए या मरे, इसकी उसे कोई परवाह नहीं। वो खुश है अपनी जिंदगी। मनसीब का तू मोती, मनसीब का तू मोती। परवीन, परवीन, रोज रोज बोलूंगी तुम्हें पराठा लाके दो, और ये क्या तुम ठंडा पराठा लेकर आ जाती हो? जाओ नए बना के लेकर आओ। अजीब तंग करके रख दिया तुमने तो। कहाँ थी तुम कल? सुबह की गई, रात को वापस आई। आपको कैसे पता चला? आप तो हैदराबाद गए हुए थे ना? ओ हाँ, मैं तो भूल ही गई कि आपकी गैर मौजूदगी में यहाँ बहुत सारे जासूस थे। शाइस्ता, तुम हर दूसरे तीसरे दिन मैके चली जाती हो। इस घर का ख्याल रखना क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं? आपका ख्याल है कि शादी के बाद औरत को अपने मैके कम कम जाना चाहिए और ससुराल में ज्यादा वक्त रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपका पैगाम बिलाल तक पहुंचा दूंगी,
फिर जब शादी के बाद आपकी बहन कभी कभार आए ना और ससुराल में ज्यादा रहे तो प्लीज आप मुझसे गिला नहीं कीजिएगा। बात को दूसरी तरफ मत लेके जाओ, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे समझो। जब बात अपनी बहन की आई तो बात बदलने लगे, नए मतलब निकालने लगे। मुझसे बात करने से पहले ना थोड़ा सोचा करें। अगर मैं शादी करके आपके घर पर आई हूं तो मेरे घर भी आपकी बहन शादी करके जा रही है। परवीन, कहां रह गई हो? पराठा लेकर आओ, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। आहिस्ता बोलो, हमें सबको बहरा करने का इरादा है क्या? जाओ अब। जहां तक मेरी इत्तला है ना भाई, भाभी अनवर भाई की दूसरी शादी करवा रही हैं। क्या शाइस्ता, नौरीन ठीक कह रही है? फप्पे कुटनी चुगलखोर। आने दो बिलाल का फोन, बताऊंगी उसे। कहीं आए ना जाए फोन। भाई, बिलाल यहाँ होते हुए भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता, और जब से यहाँ से गया है एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। मुझे तो लगता है भाभी ने मना कर दिया उसे। देखो तो सही, कितनी बेशर्म लड़की है, किस किस्म की बातें अपने भाई के सामने कर रही है। शाइस्ता, तुम अच्छी तरह जानती हो नौरीन मेरी अकलौती बहन है। जिस तरह तुम्हारा भाई तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, उसी तरह मैं भी नौरीन को किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। ये बात तुम अपने भाई को समझा दो अच्छी तरह से। बिल्कुल सुकून बर्बाद कर दिया इसने मेरा। आज मैं जिस दुर्योधन को अपने सामने देख रही हूँ उसे मैं पहले से नहीं जानती हूँ। उस बददिमाग औरत की बातों से परेशान होने के बजाय तुम तो और मजबूत हो गई हो। ठीक कह रही हो, मैं खुद कुछ सोचने में मजबूर हो गई। सुमैया, मैंने फैसला किया है कि हालात पर रोने की बजाय तदबीर लड़ाऊंगी और दादा बा को बताऊंगी कि सांस लेने के लिए मुझे ताजा हवा की भी जरूरत है। मुझे भी जीना है और ये जिंदगी अब मैं उस तरह गुजारूंगी जिस तरह आदिल ने मुझे समझाया है। क्या समझाया आदिल ने? समझाऊंगी, सब समझाऊंगी। तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा, मैं अकेली तो कुछ नहीं कर पाऊंगी ना। मैं तुम्हारे साथ हूं दुर्योधन, लेकिन एक बात का ख्याल मेरे दिल में बार बार आ रहा है। कैसा ख्याल? यही कि बिलाल ने उन सबको ये करने से रोका क्यों नहीं? उसने ये बर्दाश्त कैसे कर लिया कि उसके बड़े भाई का रिश्ता तुम्हारे लिए आए? उसकी बात तय हो चुकी और लगता है उसने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया। दुर्योधन जिए या मरे, इसकी उसे कोई परवाह नहीं। वो खुश है अपनी जिंदगी। मजबूरी है अब, आज खा ले, कल जाके जमीला को मनाने की कोशिश करूंगा। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें अच्छा नाश्ता नहीं मिल रहा, तुम जमीला को मनाने की कोशिश करोगे? हमें मानना पड़ेगा कि हमसे बेटा बहुत बड़ी भूल हो गई। पता नहीं क्यों हम शाइस्ता की बातों में आ गए। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा, वो तो अच्छा हुआ नवाबजादी ने इनकार कर दिया,
खैर अब नाश्ता करने की कोशिश करें। है ये नाश्ता तो नहीं कर सकता। अच्छा मैं दोबारा बना के लाता हूँ। नहीं, बैठो बेटा। अनवर मियां, मैं नवाब साहब के बारे में सोच रहा हूँ। शाइस्ता का रवैया कल भी उनके घर में उनसे कोई बहुत अच्छा नहीं था। वो उनसे दुर्रे अदल का रिश्ता मांगने के लिए नहीं गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उन पर अपनी धाक बिठाने और उनको नीचा दिखाने के लिए गई हो। बेटा, इस शाइस्ता की वजह से मैं एक बार फिर नवाब साहब के आगे बहुत अपने आप को गिरा हुआ जलील हकीर समझ रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा कि मैं उनका साथ कैसे कर पाऊंगा। पता नहीं शाइस्ता आप ऐसा क्यों करती हैं। नवाब साहब से रिश्ता मांगने की ख्वाहिश भी उसकी थी, और फिर ऊपर से ये रवैया। पता नहीं शाइस्ता की बातें मेरी समझ से बाहर है अनवर बेटा। पहले तो जिद करके बिलाल से नौरीन का रिश्ता करवा दिया, और अब ये सब। बिलाल से भी छुपाया हमने ये सब। जब उसे पता चलेगा तो न जाने क्या सोचेगा। अनवर बेटा, जी अब्बा। बेटा जमीला को ले आना, जैसे भी हो बेटा उसे मना ले। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। नाश्ता कीजिए। जीती रहे बेटा। दादा जान, हमें माफ कर दो बेटा, हमें माफ कर दो। दादा जान, हमने हमेशा रीत और रिवायत को ज्यादा अहमियत दी अपनी औलाद से। हमने तुम्हें जमाने के साथ चलना नहीं सिखाया, तुम पर खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए। तुम्हें हमने जीना भी नहीं सिखाया बेटा। हमें आपसे कोई गिला नहीं है दादा जान। आपने जो भी फैसला किया हमारे ही तो भले के लिए किया है। हम आपको ऐसे टूटा हुआ नहीं देख सकते। दुर्योधन, अपनी तालीम जारी रखना, खूब दिल लगाकर पढ़ना, क्योंकि आने वाला वक्त ना जाने तुम्हारे लिए कैसी कैसी आजमाइशें लेकर आए बेटा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त हमारे लिए आज से बेहतर होगा। बेशक। दादा जान, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बेटा। हालात की संगीनी से मजबूर होकर आपने हमारा रिश्ता मुंशी साहब के यहाँ करने पे मजबूर हो गए। आपने अपने हसब नसब को भी फरामोश कर दिया, सिर्फ हमारा मुस्तकबिल बचाने की खातिर। आप तो अपनी रवायात तक भी भूल गए, तो फिर आप उनकी भी खताओं को क्यों नहीं भूल जाते, जो कि आपके अपने हैं। हसब नसब में आपके बराबर हैं। हम वकास अहमद की बात कर रहे हैं दादा जान। हाँ, वकास अहमद। बड़ी नखवत से हमने उसके साथ रिश्ता खत्म किया था, पर देखो इस कड़े वक्त में भी वो हमारे साथ है। गलती की, हम उसके भी मुजरिम हैं। गलती की हमने, बहुत गलती की। हो सकता है कि वो आज भी आपके किसी इशारे के मुंतजिर हो। क्या कह रही हो तुम? हम आपको समझाते हैं। आप बैठिए, नाश्ता कीजिए।
हमें लगता है। अब देखो ना, तुम्हारी ये गुर्बत है या सादगी, मजबूरी है या पाकिज़गी, कम गोई है या बेतमादी, ऐसा खास क्या है तुम में? हाँ, शायद ये देखने वाली नजरों का ही कमाल है। बिलाल तुम्हारा नहीं हो पाएगा। मन सीप का तू मोती, मन सीप का तू मोती। इतनी अहम बात दुर्योधन ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझी। और नवाब साहब, वो जो मुंशी साहब का छोटा बेटा था, उम्र में भी कम था और पढ़ा लिखा भी था, उसके लिए कितनी रौनक से जवाब दे दिया। और वो जो बड़ा है और शादीशुदा भी है, उसके लिए बयाने के लिए तैयार हो गए। बड़ी अजीब मंतक है भाई, मैं तो इसे समझने से कासिर हूं। पता है, नवाब साहब ने भी ना सालों का सफर महीनों में तय कर लिया। बड़े कमजोर हो गए हैं और वो तो बहुत मायूस भी हैं अपने हालात की वजह से, अपनी सेहत की वजह से। और उनको तो ये एहसास सताया जा रहा है कि उनके बाद उनकी लड़कियों का क्या होगा। सुमैया, वो नहीं जानते दुर्योधन कितनी टैलेंटेड है, और अब तो वो बहुत बात हो गई है। हाँ, तभी तो जब वो मुंशी साहब की बददिमाग बेटी ने एहसान और मेहरबानी करके रिश्ता डाला था ना, तो दुर्योधन ने फौरन इनकार कर दिया था। सब हैरान हो गए थे। मुझे तो खुद उससे ये तवक्को नहीं थी, बस उस औरत का मुंह ना देखने वाला था। नवाब साहब दुर्योधन से नाराज तो हुए होंगे। हाँ, लेकिन अब सारी उम्र के रोने से तो बेहतर है ना कि कुछ दिनों की नाराजगी मोल ले ली जाए। नवाब साहब दुर्योधन से बहुत देर तक नाराज नहीं रह पाएंगे। एक दिन वो अपनी कामयाबियों से उन्हें मना देंगे। वो फख्र करेंगे अपनी पोती पर। अल्लाह करे ऐसा ही हो। दादाजान इतने भी गुस्से वाले नहीं हैं जितने आप समझती रही हैं। पता है, दादाजान को लगता था कि वकास अहमद अब भी उनसे नाला है और वो शायद ये रिश्ते को ना माने, लेकिन हमने दादाजान को यकीन दिला दिया है कि वो दादाजान की माफी के मुंतजिर हैं। हालात यूं पलट जाएंगे हमने तो कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि हमें तो अब भी ये सब कुछ ख्वाब की तरह लग रहा है। ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए हिम्मत की जरूरत चाहिए होती है, जो हमने खुद में पैदा कर ली और ये ठान लिया है कि ना तो सिर्फ अपने ख्वाबों को बल्कि आपके ख्वाबों को भी हकीकत में बदल देंगे, इंशाल्लाह। आप खुश रहें। जैसे इसकी मासूम मुस्कुराहट, बोलती आंखें और इनमें वो सुकून, इसकी आवाज में वो अपनाइयत, इसके साथ में वो पाकीज़गी, वो सादगी, सच्चाई, कि हर अदा नौरी, हर बात, क्या क्या बताऊं तुम्हें। क्या चीज है ये नवाबजादी, मैं भी तो देखूं।
छोटी बीबी, कोई नौरीन आई है आपसे मिलने। मैंने उन्हें ना ऊपर बिठा दिया। नौरीन? कहाँ से? पता नहीं, वो कह रही है कि आपको जानती है। चलो देखते हैं। ओह, तो तुम हो दुर्योधन। मैं तो बस ये देखने आई थी तुम में आखिर ऐसा क्या है, क्यों तुम बिलाल की जिंदगी से नहीं निकल रही, क्यों वो तुम्हारी यादों से भागता फिर रहा है? ऐसा क्या है तुम्हारी यादों में आखिर जो वो मुझसे और अपनी फैमिली से दूर रहने पर मजबूर हो गया है? खूबसूरत तो तुम हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि भुलाई ना जा सको। वो कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वालों की नजर में ही होती है। अब देखो ना, तुम्हारी ये गुर्बत है या सादगी, मजबूरी है या पाकिज़गी, कम गोई है या बेतमादी? ऐसा खास क्या है तुम में? हाँ, शायद ये देखने वाली नजरों का ही कमाल है। बिलाल तुम्हारा नहीं हो पाएगा। बीबी, आपके लिए चाय लेके आए। अरे ये लड़कियां भी ना, खैर। ओह, तो तुम हो दुर्योधन। मैं तो बस ये देखने आई थी तुम में आखिर ऐसा क्या है, क्यों तुम बिलाल की जिंदगी से नहीं निकल रही? क्यों वो तुम्हारी यादों से भागता फिर रहा है? ऐसा क्या है तुम्हारी यादों में आखिर जो वो मुझसे और अपनी फैमिली से दूर रहने पर मजबूर हो गया है? खूबसूरत तो तुम हो, लेकिन इतनी भी नहीं कि भुलाई ना जा सको। वो कहते हैं ना, खूबसूरती देखने वालों की नजर में ही होती है। बिलाल ख्वामखा की जिद में है, मोहब्बत हमसे पहले से भी ज्यादा करता है। नौरीन, नौरीन, क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की और क्या सोचकर तुम गई हो? मैं ये जानना चाहती थी कि ये दुर्योधन कौन है और ये सब क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? बिलाल से तुम्हारी शादी होने वाली है। तभी तो ये जानना जरूरी था कि मेरी जिससे शादी होने वाली है उसके दिलो दिमाग पे किस हुरपरी का राज चल रहा है और वो क्यों उसकी याद में बावला हुआ फिर रहा है। कौन बावला हुआ फिर रहा है नौरीन? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? बिलाल अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गया था और देखो, मैं सब कुछ देख रही हूँ ना, तो तुम्हें कुछ करने की। क्या देख रही हैं आप? ये सब कुछ आपका क्या धरा है? क्या सोच के आपने मेरी शादी बिलाल से तय की है, जबकि आप जानती थी कि वो इस नवाबजादी के इश्क में गिरफ्तार है। ये तो अच्छा हुआ मैं उससे मिल आई, तब पता चला कि आप दोनों तरफ बराबर की लगी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है नौरीन, बचपना है उन दोनों के बीच में। बचपना नहीं, जवानी है ये भाभी। और मुझे अच्छी तरह पता है कि बिलाल मुझसे जान छुड़ाना चाह रहा है। और एक बात याद रखिएगा भाभी, अगर मेरी शादी बिलाल से नहीं हुई
तो बहुत बुरा होगा। नौरीन बेटा, किसे कॉल कर रही हो? उसी को जिसने मुझे अवॉइड करने के लिए अपना फोन ही बंद कर रखा है और जिसे भाभी ने जबरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। कहीं तुम बिलाल की बात तो नहीं कर रही हो? बिलाल तुम्हें अवॉइड कर रहा है तो क्या वो भूल गया है कि उसकी बहन इस घर में है? शाइस्ता, शाइस्ता जी, क्या हो गया है? क्यों घर सर पे उठाए हुआ है? तमीज से बात करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारा भाई और तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम अपने घर जाओ और अपने घर वालों से जाके बात करो कि वो तारीख लेने हमारे घर आए। हम जल्द से जल्द ये शादी करना चाहते हैं। मगर वो अगर मगर कुछ नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? अपने बाप के घर जाओ और तभी वापस आना जब तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाए। समझ आ रही है? मगर ये बात तो तय थी ना कि बिलाल की पढ़ाई। तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। मैं भी साफ साफ यही कह रही हूँ कि बिलाल अभी शादी के लिए राजी नहीं होगा। आप बनी बनाई बात को क्यों बिगाड़ रहे हैं? कैसे बात बिगड़ जाएगी? हम कोई नाजायज बात कर रहे हैं? तुम आज ही अपने घर जाओ और अपने अब्बा और भाइयों से बात करो। उन्हें समझाओ, अगर मेरी बात मान लेंगे तो फायदे में रहेंगे, वरना नुकसान उन्हीं का होगा। कहाँ जा रहे? खाना तो खाते हुए जाएं। खाना खा लिया मैंने। मुझे पता है ये सारा किया धरा तुम्हारा है। उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो। क्यों मेरे घर का सुकून बर्बाद करने पे तुली हुई हो? मैं तुम्हें सीधी तरह समझा रही हूँ, सुधर जाओ वरना बहुत नुकसान होगा। फिलहाल आप अपने बारे में सोचें। मेरे भाई इस वक्त बहुत गुस्से में, कहीं ऐसा ना हो आपके लिए मसला बन जाए। क्या करूं? अभी तो मैं बस से नाराज होकर इतनी जल्दी जा भी नहीं सकती। हाँ, ऐसा करते हैं कि बिलाल से बात कर दी, वो ही सुनेगा। मन सीप का तू मोती